स्वागत है कहानी के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही विशाल और दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा मकसद बस ये समझना है कि वेस्टेरोस और एसोस के इन नक्शों पर इन किरदारों की किस्मतें आपस में आखिर कैसे जुड़ी हुई हैं। एकदम गहराई में जाकर इस कहानी के हर मुख्य पड़ाव को समझेंगे। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। हमारी इस सफर में 6 मुख्य रास्ते हैं: द फॉल ऑफ विंटरफेल, लॉस्ट बियॉन्ड द वॉल, केओस इन किंग्स लैंडिंग, डेडली सीक्रेट्स एट हेरनहॉल, द यंग वुल्फ्स चॉइसेस और आखिर में द मिसिंग ड्रैगन्स। शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, द फॉल ऑफ विंटरफेल। खैर, थियॉन ग्रेजॉय अपने लोगों के साथ आता है और छोटे से ब्रान स्टार्क को नींद से उठाकर ये अचानक खबर देता है कि थियॉन और उसके आयरन बॉन्ड्स ने विंटरफेल पर कब्जा कर लिया है। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है थियॉन, जो अंदर से इतना असुरक्षित है कि उसे हर हाल में लोगों पर अपना खौफ बनाए रखना है। वो चाहता है कि सब उसके आयरन प्राइस वाले डर को माने। और दूसरी तरफ है सर रॉड्रिक कैसल, जिनकी स्टार्क्स के प्रति वफादारी बिल्कुल पत्थर की तरह अटूट है। जब थियॉन उन्हें डराने की कोशिश करता है ना, तो सर रॉड्रिक बिना एक सेकंड सोचे सीधे थियॉन के चेहरे पर थूक देते हैं। क्या हिम्मत थी वो। पर यहाँ से कहानी सच में एक बेहद अंधेरे रास्ते पर चली जाती है। थियॉन को अपनी दबदबे वाली झूठी ताकत दिखानी थी, तो वो सर रॉड्रिक को मौत की सजा सुना देता है। लेकिन थियॉन अंदर से इतना टूटा और डरा हुआ है कि वो एक बार में उनका सर धड़ से अलग ही नहीं कर पाता। ये सच में एक बेहद खौफनाक और अजीब मोमेंट बन जाता है। छोटा ब्रान वहाँ खड़ा रोता रह जाता है और अपनी तलवार की उन 3-4 भयानक वारों के साथ थियॉन पूरी तरह से अपनी इंसानियत गवा बैठता है। मरने से पहले सर रॉड्रिक के आखिरी शब्द यही थे, गॉड्स हेल्प यू थियॉन ग्रेजॉय, नाउ यू आर ट्रूली लॉस्ट। यानी अब तुम सच में पूरी तरह भटक चुके हो। लेकिन देखिए, विंटरफेल की इस घनी निराशा में भी एक उम्मीद की किरण पनप रही थी। ओशा का एस्केप प्लान। ओशा की चतुराई का कोई जवाब नहीं है। उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। पहले तो अपनी झूठी वफादारी दिखाई ताकि थियॉन उस पर भरोसा कर ले। फिर रात के अंधेरे में बड़ी ही चालाकी से एक पहरेदार को अपनी बातों में उलझाकर उसका काम तमाम कर दिया। और उसके बाद बिना कोई शोर किए ओशा ने ब्रैन, रिकॉन, होडोर और उनके डायर वुल्फ्स को जंगल के रास्ते वहां से निकाल लिया। एकदम ब्रिलियंट तरकीब। अब चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, लॉस्ट बियॉन्ड द वॉल। तो इन जमा देने वाले बर्फीले पहाड़ों में क्योरन हाफहैंड जॉन स्नो को सीधी चेतावनी देते हैं कि फ्रॉस्ट फैंक्स का ये इलाका वाकई कितना जानलेवा है। और उसी खतरनाक इलाके में नाइट्स वॉच एक वाइल्डलिंग कैंप पर अटैक कर देती है। यहाँ जॉन एक वाइल्डलिंग लड़की यग्रीट को पकड़ लेता है, पर यहाँ एक बड़ा टकराव होता है। जॉन का फर्ज था उसे मारना, पर उसके आदर्श, उसकी हिचकिचाहट उसके आड़े आ जाते हैं। वो चाह कर भी वार नहीं कर पाता और अपनी तलवार पत्थर पर मार देता है। यग्रीट कहाँ छुपने वाली थी। वो इस हिचकिचाहट को पहचान लेती है और जॉन की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर हमला करती है और फरार हो जाती है। अब यग्रीट का पीछा करते करते जॉन खुद एक नई मुसीबत में फंस जाता है। वो किसी तरह उसे दोबारा पकड़ तो लेता है, लेकिन तब तक वो अपने साथियों से बहुत दूर आ चुका होता है। और जरा सोचिए उस वक्त उनकी हालत। धीरे धीरे सूरज ढल रहा है, ठंड ऐसी कि खून जमा दे, और ये दोनों इन विशाल पहाड़ों के बीच पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। एक तरफ ठंड से मौत का डर है और दूसरी तरफ अंधेरे में छिपे दुश्मन। चलिए, अब रुक करते हैं तीसरे पड़ाव का, केओस इन किंग्स लैंडिंग। राजधानी का माहौल वैसे ही किसी बारूद के ढेर जैसा था। प्रिंसेस मार्सेला की विदाई के बाद किंग जॉफ्री एक ऐसा बेवकूफाना फैसला लेता है जो सब पर भारी पड़ता है। वो अपनी भूखी और आक्रोशित प्रजा के बीच से पैदल चलने का फैसला करता है। शुरुआत में भीड़ सिर्फ खाने की मांग कर रही थी, पर अचानक भीड़ में से कोई जॉफ्री के मुंह पर कीचड़ फेंक देता है। बस फिर क्या था। अपने अहंकार और गुस्से में आकर जॉफ्री तुरंत सबको मार डालने का ऑर्डर दे देता है और अगले ही पल पूरी राजधानी में दंगा भड़क उठता है। टोटल केओस। इस भागदौड़ में सैंसा स्टार्क बुरी तरह फंस जाती है। कुछ लोग उसे एक तंग गली में घेर लेते हैं जहां उसकी जान पर बनाती है, पर ठीक उसी समय द हाउंड वहां पहुंचता है और अपनी पूरी ताकत से उन सबको मार गिराता है और सैंसा को बचा लेता है। उस दंगे की आग से निकलकर जब सब रेड कीप के सुरक्षित महल में वापस आते हैं, तो टिरियन लैनिस्टर से रहा नहीं जाता। वो जॉफ्री की इस बेवकूफ़ी पर पूरी तरह अपना आपा खो बैठता है और जोर का थप्पड़ मारता है उसे। वो गुस्से में कहता है कि हमने विशियस किंग्स देखे हैं, इडियट किंग्स देखे हैं, पर पता नहीं हमें तुम्हारे जैसे विशियस इडियट राजा का श्राप आखिर कब मिला।
वहीं दूसरी तरफ इस शोर शराबे से बहुत दूर हाउंड उस डरी हुई खून से सनी सांजा को सेफली उसके कमरे तक पहुंचाता है। ओके, अब चलते हैं चौथे भाग की तरफ, डेडली सीक्रेट्स एट हैरन हॉल। हैरन हॉल का माहौल देखिए, एकदम खामोश और सस्पेंस से भरा हुआ। और इन्हीं भयानक दीवारों के बीच आर्या स्टार्क अपनी असली पहचान छुपाकर टाइविन लैनिस्टर और लिटिल फिंगर की मीटिंग में उन्हें वाइन परोस रही है। उसने एकदम अपनी जान हथेली पर रखी हुई है। वो अपने भाई रॉब के खिलाफ चल रही साजिश की खबर जानने के लिए चोरी छुपे टाइविन की मेज से एक जरूरी संदेश उठा लेती है। पर मुसीबत तब आती है जब एमरी लॉर्च उसे ये करते देख लेता है। अब आर्या के पास कोई चारा नहीं है। वो तेज दौड़ लगाती है कोर्टयार्ड में। उसे हर हाल में एमरी को टाइविन तक पहुंचने से रोकना है। आखिर में हाफते हुए वो जैक एंड हगार को ढूंढती है और अपनी दूसरी मौत की मांग के रूप में तुरंत एमरी लॉर्च का नाम दे देती है। और जैकिन का काम करने का तरीका कितना तेज है, ये यहाँ साफ दिखता है। जैसे ही एमोरी लॉर्च उस चोरी की खबर देने के लिए टाइविन लैनिस्टर के दरवाजे पर पहुंचता है, वो बिना एक शब्द कहे बस जमीन पर गिरकर ढेर हो जाता है। एकदम साइलेंट स्ट्राइक। जैकिन का ये खामोश वार आर्या की पहचान खुलने से ठीक पहले उसकी जान बचा लेता है और टाइविन बस अपने आगे पड़े उस लाश को हैरानी से घूरता रह जाता है। आगे बढ़ते हैं पांचवें भाग की तरफ, द यंग वुल्व्स चॉइसेस। इधर नॉर्थ की सेना के वॉर कैंप में रॉब स्टार्क एक मिस्टीरियस हीलर टलीसा के साथ अपना वक्त बिता रहा है। ये उसके उन पुराने राजनीतिक वादों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है जो उसने अपनी सेना जुटाने के लिए किए थे। और ठीक इसी नाजुक वक्त पर कैंप में ये बुरी खबर आती है कि विंटरफेल पर थियॉन का कब्जा हो चुका है। रॉब नाराजगी और आवेश में आकर तुरंत नॉर्थ वापस लौटना चाहता है, पर यहीं पर रूस बोल्टन अपनी एक बहुत ही ठंडी और कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी सामने रखते हैं। वो रॉब को समझाते हैं कि लैनिस्टर्स के खिलाफ साउथ में रुककर लड़ना अभी ज्यादा जरूरी है। विंटरफेल वापस लेने का काम रूस बोल्टन अपने बेटे पर छोड़ने की बात करते हैं, जो ड्रेडफोर्ट से सेना लेकर जाएगा और थियॉन ग्रेजॉय का सर काट कर लाएगा। और आखिर में छठा भाग, द मिसिंग ड्रैगन्स। अब बात करते हैं कि नैरो सी के उस पार एसोस में क्या चल रहा है। डेनेरिस टारगेरियन अपनी सेना खड़ी करने के लिए कार्थ के अमीर लोगों से मिल रही है ताकि उसे शिप्स मिल सके, पर कार्थ में उसे लगातार निराशा ही हाथ लगती है। स्पाइस किंग उस पर हंसते हुए कहता है कि बिना सेना की रानी को सपोर्ट करना व्यापार के लिहाज से बेवकूफ़ी है। सिल्क किंग इसलिए मदद नहीं करता क्योंकि वो लैनिस्टर्स से दुश्मनी नहीं लेना चाहता, और कॉपर किंग एक ऐसी शर्त रखता है जो बेहद अपमानजनक होती है। इन सब के बाद डेनेरिस खुद को पूरी तरह अकेली और बिना किसी सपोर्ट के पाती है। पर इन लगातार रिजेक्शंस के बावजूद डेनेरिस का आत्मविश्वास ज़ाया नहीं होता। वो स्पाइस किंग की आंखों में आंखें डालकर पूरे जोश में अपनी आइडेंटिटी को दोहराती है। वो बताती है कि वो डेनेरिस स्टॉर्मबॉर्न है, ओल्ड विलेरिया के खून से। वो यहाँ किसी की मिन्नतें करने नहीं आई है, बल्कि जो उसका है वो उसे लेने आई है, और अगर सीधे तरीके से नहीं मिला तो फायर एंड ब्लड के जरिए लेगी। ये एक बहुत ही तगड़ा मोमेंट था। लेकिन कार्थ में उसकी मुसीबतें सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं हैं। उस हीटेड मोमेंट के कुछ देर बाद ही जब खालेसी अपने होस्ट ज़ारो के महल में वापस आती है तो उसे अपने सारे गार्ड्स मरे हुए मिलते हैं। खून से सने फर्श और उन लाशों को देखकर वो घबराकर सीढ़ियों से ऊपर दौड़ती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनका पिंजरा खाली है। उसके तीनों ड्रैगन्स को वहां से चुरा लिया गया है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है, वो रहस्यमयी नकाबपोश कौन था जिसने उन चीखते हुए ड्रैगन्स को उस डरावने हाउस ऑफ द अनडाइंग में छुपा दिया? देखा जाए तो यहाँ हर किसी की किस्मत दांव पर लगी हुई है। थियॉन का धोखा, आर्या की तरकीब या डेनेरिस का इतना बड़ा नुकसान, हर किरदार अपने फैसलों की भारी कीमत चुका रहा है। और ये कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेगी, इस कहानी के अगले हिस्से को जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए।